हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका न्यू जो एग्ज़ाम है, न्यू एग्ज़ाम कौन सा भी आपका टेंसर एनालिसिस है ना, जो कि आपका एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आता है एमजीयूसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो आज अपन जितना भी टेंसर के बारे में समझेंगे एकदम बेसिक से समझेंगे, है ना। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं आज के सेशन में आपको। कुछ ऐसा नहीं है भी एग्जाम के अंदर कोई ऐसा कुछ आएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी अपन टेंसर को डिटेल में पढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि टेंसर को अपन एकदम मान लो इन्जॉय के साथ पढ़ेंगे ना, तब टेंसर समझ में आएगा। ऐसे टेंसर है ना, टेंशन बन जाती है काफ़ी बच्चों के लिए, बाकी टेंशन है नहीं, ये लोग बना देते हैं, बच्चे बना देते हैं सर टेंशन टेंशन, लेकिन ये टेंसर ही है, ठीक है। तो इस टेंसर को अपन समझते हैं वन बाय वन, एक एक टॉपिक अपन समझते हैं इसका। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें एकदम इन्जॉयमेंट के साथ समझेंगे तो आपको टेंसर समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भी समझ में नहीं आता है, सब चीज़ें समझ में आती है इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे तब समझ में आएगा। ओके, चलिए फिर सबसे पहले बात आती है टेंसर वर्ड है ये कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। टेंसर क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, इसका काम क्या आखिर में, ये आपके माइंड में आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको एक कहानी बता ही देता हूँ, फिर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अपन जब 12th क्लास में होते थे या 11th 12th जब भी अपन ने की, तो 11th 12th जब अपन ने की तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा था, स्केलर और वेक्टर, दो वर्ड आपने सुने होंगे, सुने ना, स्केलर और वेक्टर, है ना। 2D 3D ये चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ पे अपना क्या होता था, 3D यानी कि 3 डायरेक्शन मान लो एक तरीके से आप, है ना। भी अपन वहाँ पे 3D की बात करते थे तो वहाँ पे किसकी बात होती थी, 3 डिमेंशनल, है ना। 3 डिमेंशनल के अंदर वेक्टर की बात अपन करते थे, आपको पता है स्केलर वेक्टर आपके माइंड में होगा। तो कहीं ना कहीं जब वहाँ पे 3D आता था ना, यानी 3 डिमेंशनल के लिए अपन वेक्टर का यूज़ किया करते थे, किसका, वेक्टर का यूज़ किया करते थे। लेकिन इससे ज़्यादा आ जाए 3D के बाद कोई मान लो आपको जो है मल्टी डिमेंशनल वेक्टर दे दे, है ना। मल्टी यानी कि 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, कितने ही वेक्टर हो जाए उसके, कितने भी डायमेंशनल हो जाए, उसको डिफाइंड करने के लिए ना टेंसर का यूज़ किया गया, है ना। तो एक तरीके से है ना, अभी तो मैं टेंसर वगैरह की कुछ डेफिनेशन वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जो आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगा ना, उसके अंदर आपको डेफिनेशन वगैरह सब चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में बस जस्ट थोड़ा बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ओके, तो जस्ट आज आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं समझने के लिए, ठीक है ना, लिखने के लिए नहीं, बस समझने के लिए। तो आज के सेशन में कुछ डेफिनेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट आपको ये चीज़ें बतानी है भी आखिर टेंसर होता क्या है, क्यों यूज़ किया गया और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इतनी चीज़ें मैं आज आपको मैं बता दूंगा, और जो नेक्स्ट सेशन अपने जितने भी होंगे उसके अंदर आपको सब चीज़ें बताई जाएगी। आज का बेसिक सेशन है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एकदम इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ो, समझो एक एक चीज़ को, फिर अपन कल के सेशन में डेफिनेशन वगैरह एक एक प्रॉपरली मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो आज का सेशन जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज। ओके, तो देखिए, तो टेंसर को अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अभी, मल्टी डायमेंशनल वेक्टर को डिफाइंड करना एक तरीके से, है ना। ये बात अपन बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मल्टी टाइप डायमेंशनल वेक्टर की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा वेक्टर की अपन बात करें तो वहाँ पे टेंसर यूज़ होता है। तो टेंसर कहाँ पे यूज़ होता है अभी, मल्टी टाइप डायमेंशनल वेक्टर को डिफाइंड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं किसका, टेंसर का, और टेंसर नाम दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना मल्टी टाइप डायमेंशनल वेक्टर आता है, इसे समझ जाओगे आप। तो इस चीज़ को आप कैसे समझोगे भी, यानी कि एक कोई आपको डायमेंशनल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसकी क्या है, डायमेंशनल स्पेस है, एन डायमेंशनल स्पेस। अब एन के अंदर कितने भी हो सकते हैं यार, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, कितने भी हो जाए। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, r इज इक्वल टू आर है यहाँ पे, लेकिन इसके डायमेंशनल है x1 x2 x3 xn तक, ये सारे के सारे इसकी क्या है, डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है ना। जैसे अपने 2 डायमेंशनल होते थे, 3 डायमेंशनल होते थे वेक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पे मल्टी है तो भाई एन डायमेंशनल हो गए, कितने भी हो जाए चाहे, है ना। तो वो आपका क्या हो गया, टेंसर हो गया। तो इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, r इज इक्वल टू आर इंटू मैक्स की क्या लिख सकते हो आप, i, ठीक है ना। और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके n तक है। और यहाँ पे जो आई आर है ना आपका, देखो x के ऊपर आई आ रहा है, इसको मैं i बोलूँगा, काफ़ी बच्चे आईटा बोलते रहते हैं, लेकिन आई जे होता है ये, आई जे कैप आपने देखा होगा वेक्टर के अंदर, तो आपने देखा होगा आई जे के कैप अपन देखा करते थे, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। ये फिजिक्स और मैथ के अंदर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, और जब आपने बीएससी एमएससी बीएससी किया तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिली भी होगी, है ना। तो सबसे बात पहले आ जाती है भी, जब आप
यहाँ पे इस जगह क्या लगा रहे हो, आई लगा रहे हो, है ना। भी इस तरीके से x1 x2 x3 x4 इस तरीके से जब आप n डायमेंशनल लिखते जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो ये आ रहे हैं ना 1 2 3, इनको आप क्या बोलोगे, सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलोगे, सुपरस्क्रिप्ट बोलोगे। तो बोलने का है ना सुपरस्क्रिप्ट ऑफ x, तो सुपरस्क्रिप्ट ऑफ x ऐसे बोलोगे आप, ठीक है ना। जैसे x का सुपरस्क्रिप्ट हो गया 2, है ना। इस तरीके से ये बोलने का तरीका है, तो ये आपको माइंड में रख लेना है भी किस तरीके से इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात यही है भी जब आप सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे हो तो वो कहाँ पे लगेगा, आपका ऊपर लगेगा, ठीक है ना, सुपरस्क्रिप्ट। अब बात आती है m डायमेंशनल के अंदर, जैसे यही सेम टू सेम एग्जांपल मान लो आप, जब आपको x कहाँ लगा रहे हो, आप नीचे लगा रहे हो, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। नीचे लगता है सबस्क्रिप्ट, ऊपर लगता है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए भी इसको क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हो भी जब आप ऊपर लगा रहे हो x के, तो वो आपका एक तरीके से क्या कहलाता है, सुपर कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। और जब आप नीचे लगा रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। ओके, और इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये तो आपका ऊपर वाला तो क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, आपका सबस्क्रिप्ट हो गया, है ना। जब ये दोनों साथ में आ जाए, जैसे अब एक तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एक्स आई लिख रहा हूँ, एक एक्स जे लिख रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, एक तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ और एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो आपको पता है ये तो आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया। लेकिन ये चीज़ आपको ऐसे दे दे, आई यहाँ पे दे दे, जे यहाँ पे, दोनों साथ में दे दे आपको, तब इसको क्या बोलोगे आप, तब इसको बोलोगे सफिक्स। क्या बोलोगे इसको आप, सफिक्स। ओके, तो ये थोड़ी सी जर्नल नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें आपको पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अपन टेंसर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता लग गई होगी। और इसको जैसे सिंपल अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी x1 दे रखा है, तो x1 आपका u1 u2 um, इस तरीके से इसके भी डायमेंशनल आ गए, है ना, ये भी m डायमेंशनल तक आ गए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, आई जे की वैल्यू 1 से लेके m तक है ना, ये चेंज होती जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जनरल थोड़ी सी नॉलेज है यहाँ पे, आपको पता लग गई होगी। चलो आगे अपनी बात आती है सिग्मा की। देखो सिग्मा, आप पता ही है, सिग्मा को अपन ऐड करते हैं, आप सभी को पता ही है। लेकिन जैसे अपन सिग्मा को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे आर अपन ने लिख रखा है, तो आर की वैल्यू आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, यानी टोटल आपका 6 हो गया। ये तो आपको समझ में आता है। इसी तरीके से आपका ये वाला है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा भी आर इंटू में एस है, और आर की वैल्यू 1 से n तक है, सॉरी 1 से 3 तक है। तो पहले 1 आ जाएगा आर की जगह, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लिखोगे इसको, है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ सकते हो, नॉर्मल सी है। इसी तरीके से आपका 3r इंटू में 1 से लेके 4 तक दे रखा है, ये चीज़ भी आप समझ सकते हो भी आर की वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगी। ठीक है, सही है। अब अपनी बात आती है ये वाले की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा यूनिक है ये। बाकी आपको पता भी होगा भी जैसे आर की वैल्यू 0 से 3 तक दे रखी है, और आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट 2 दे रखा है इंटू में, तब आपकी क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके इसके साथ 2 के साथ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, कोई अदर यहाँ पे 2 के साथ में आर नहीं दे रखा है, कोई नहीं एस दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा आपको। तो सिंपली आप ऐसा तो है नहीं भी आप यहाँ पे 2 इंटू में 0 करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो क्या नहीं दे रखा आपको, एस तो दे ही, आर तो दे ही नहीं रखा ना। अगर यहाँ पे आर होता तो आप आर की जगह 0 वैल्यू पुट करते पहले, फिर आप प्लस करके और 2 इंटू 1 करते, फिर आप प्लस करके 2 इंटू 2 करते, फिर आप प्लस करके 2 इंटू 3 करते। वो कब होता, जब आपको यहाँ पे साथ में आर दे रखा होता, तब होता। अरे होता ना भी, यहाँ पे आप आर की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ पे भी आप आर है, यहाँ पे भी आप आर की जगह ये वैल्यू पुट करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल 2 दे रखा है, ना कि 2r दे रखा है। तो ये वाली जब आप प्रोसेस करोगे तब तो ये रोंग हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। तो डायरेक्ट इसमें क्या लिखना होता है, 2 भी, सबसे पहले 2 आया, आर की कोई वैल्यू है ही नहीं तो 2 आ जाएगा एक बार। फिर सेकंड टाइम में अपन देखेंगे भी आर की वैल्यू अपन को पुट तो करनी है, लेकिन आर का कोई फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो 2 + 2 आ जाएगा। फिर आप 2 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू कौन सी पुट करोगे, ये वाली पुट कर रहे हो आप, ना कि आर की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, क्योंकि आर साथ में है ही नहीं। तो सिंपली 2 एक बार और आ जाएगा, फिर एक बार और आ जाएगा 2, तो इस तरीके से 4 बार अपना आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे।
क्योंकि आर साथ में ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका 2 प्लस हो जाएंगे 4 बार और ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आएगी आपको बात समझ में। थोड़ा सा यूनिक ये चीज़ थी तो मैंने सोचा इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया जाए तो अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी सिग्मा की नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई। ओके, कर लो कुछ इस तरीके से। चलो फिर अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है आइंस्टाइन समेशन। ठीक है ना, ये आइंस्टाइन समेशन एक तरीके समेशन का ही है भी। समेशन को जैसे मान लो आपको समेशन लिख रहे हो आप, ठीक है ना, समेशन मान लो आप लिख रहे हो समेशन ए आई और मान लो आप के लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ना आप इस समेशन का यूज़ ना करो तो भी चलेगा। आइंस्टाइन समेशन ने ये बोला था। अभी आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख दो तो यहाँ पे अंडरस्टैंड रहनी आपको, आपके माइंड में रहना चाहिए भी ये कहाँ की बात हो रही है। एक तरीके से जब आपको आई जे दे दिए साथ में तो इसका मीनिंग आप समझ लो भी वहाँ पे समेशन की बात हो रही है, तो समेशन लगाना ज़रूरी नहीं है उस टाइम। आई बात आपको समझ में। तो इस तरीके से जैसे आइंस्टाइन समेशन के अंदर जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देखो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस an xn तक। तो इसको आप समेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, समेशन i की वैल्यू 1 से n तक और ai और xi लिख दोगे। ये चीज़ आप लिख देते हो सिंपल समेशन में। लेकिन आइंस्टाइन समेशन ने क्या कहा भी आप है ना यहाँ पे समेशन मत लगाओ, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख दो ai और xi डायरेक्ट लिख दो। तो आपके ये है ना एक चीज़ सभी के माइंड में रहनी चाहिए भी हाँ यहाँ पे समेशन ही यूज हो रहा है उस टाइम, ठीक है ना। तो आपके माइंड में रहना चाहिए, लगाना कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक आइंस्टाइन समेशन ने ही बोला था। तो ai xi i की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो इस तरीके से आप आइंस्टाइन समेशन को समझ सकते हो, वेयर i इज़ द कोल्ड डमी सफिक्स। जब दोनों तरफ आई का यूज हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, डमी सफिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आई होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डमी सफिक्स कहलाएगा। ओके, इसी तरीके से ये एग्जांपल आपको दे रखा है, ये देखो a1 k x1 a2 k x2 a3 k x3, इसी तरीके से an k n x3। तो ये किसके इक्वल आएगा, समीशन ऑफ ai k xi के इक्वल आएगा। और इसको आप जे में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी की पूरी वैल्यू आप जे में कन्वर्ट कर दो तो भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका के होगा वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से रियल सफिक्स कहलाएगा। रियल सफिक्स समझ सकते हो आप, यानी आपको एक रियल वैल्यू दे दे। रियल वैल्यू यानी कि के की जगह आपको 2 दे दे, 1 दे दे, है ना, 1 2 दे दे, कोई 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कोई भी रियल वैल्यू दे दे, फिक्स दे देगा आपको। तो वो हर जगह आपको वही यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आप आगे क्वेश्चन करोगे ना तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अपनी बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट की। तो ये तो वही चीज़ें हैं जो आपको पीछे पता लग गई, है ना। आप कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये x11 दे रखा है तो x11 के साथ x1 आ जाए, x2 आ जाए, xn इस तरीके से xn तक। x12 आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, x12 x1 x2 x3 इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से ये वाला आ जाए तो ये आपका x1 यहाँ पे 1 नहीं है, एक तरीके से ये डैश बोला जाता है। ये आपको आगे मैं बताऊँगा ना तब आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको आप समेशन रूप में लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 को, ये जो 1 और i है तो यहाँ पे 1 क्या है, एक रियल है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स है रियल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये x1 i की वैल्यू आपकी चेंज होगी 1 to n तक, है ना। तो इफ़ x1 i इज़ द फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, अगर x1 i क्या फंक्शन है किसका, इन सभी का, और ए सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x1 x2 xn तक, तो 1 स्पेस टू सेकंड स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। आई बात आपको समझ में, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता लग गया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज है भी। आप क्या कर रहे हो, उसके साथ फंक्शन उसके आ रहे हैं, है ना, वेरिएबल उसके डायमेंशनल आ रहे हैं एंड डायमेंशनल तक। तो इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ अपनी बात आती है क्रॉनिकल डेल्टा की। भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसर के अंदर, इसके बिना तो टेंसर होता नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है। क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, सिंपली आप समझो तो एक लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे दिख रही है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। पहले लैंग्वेज अपन पढ़ लेते हैं। चलो क्या बोल रही है लैंग्वेज आपको, द क्रॉनिकल डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का एक फंक्शन होता है, यूजली जस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज किए जाते हैं। द फंक्शन इज 1, फंक्शन आपका 1 होगा, कब होगा, इफ द वेरिएबल आर इक्वल, अगर उसके वेरिएबल इक्वल है ना, वेरिएबल इक्वल यानी जैसे आई और जे है वो दोनों इक्वल है ना, तब आपका 1 आंसर आएगा। एंड जीरो यूज किया जाता है कब,
इफ़ द वेरिएबल आर डिफरेंट, अगर उसके वेरिएबल डिफरेंट आ जाए तो आप वहाँ पे जीरो यूज़ करोगे। ये सिंपल सी आपकी क्रॉनिकल डेल्टा की एक डेफिनेशन हो गई भाई, ठीक है ना। तो इसको सिंपली आप इस तरीके से लिखते हो क्रॉनिकल डेल्टा को, ठीक है ना, डेल आई जे ऐसे लिख दो, या फिर इस तरीके से लिखते हैं आई जे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब आई और जे दोनों इक्वल है ना तब आपकी वैल्यू 1 आएगी, और आई और जे नॉट इक्वल है तब आपकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको एग्जांपल समझ में ही आ जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये क्रॉनिकल डेल्टा क्या बोलता है, अभी अगर उसके वेरिएबल जो दे रखे हैं आपको, गिवन वेरिएबल है आई और जे, अगर वो दोनों वेरिएबल आपके इक्वल हैं तो भैया आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ। और अगर वैल्यू आपकी आई और जे की नॉट इक्वल है, अगर आई और जे की वैल्यू क्या आपकी नॉट इक्वल है, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे 0 आ जाएगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई जे इक्वल है तो 1, और आई और जे इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0। सिंपल सी चीज़ यही है बस क्रॉनिकल डेल्टा में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है क्रॉनिकल डेल्टा आई और आई, दोनों आपको वेरिएबल आई और आई दे रखे हैं यहाँ पे, डेल आई आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी एन आएगी। अब एन कैसे आएगी, आपको पता है यहाँ पे आई दे रखा है और आई दे रखा है, इसका मीनिंग आई की वैल्यू तो कहीं पे हो सकती है, 1 2 3 एन तक वो बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू जब आप पुट करो, पहले आपने 1 पुट किया, फिर आपने 2 पुट किया, इस तरीके से आप 3 पुट करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखो तो इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी, अब इस पूरे की वैल्यू 1 ही आएगी, इस पूरे की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है। इसके अंदर आप देखोगे तो दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से आप n तक जा रहे हो, है ना, n तक आप जा रहे हो तो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, n, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक तरीके से 1 आएगी, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 1 आएगी, और ये जहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है तो n वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये ऐड तो होंगी 1 2, इस तरीके से ये 1 1 ऐड तो होंगी ना, तो जितने आएंगे वो सारे के सारे n ही होंगे ना, जितने नंबर ऑफ दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से, है ना। तो एकदम इजी सा पार्ट है, अभी इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से क्या, जितने नंबर ऑफ आ रहे हैं ना उस तरीके से आपके ये ऐड होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया था, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ n डिपेंड करेगा अभी जितने दे रखे हैं आपको। जैसे मान लो आपकी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 8 तक, है ना, 8 तक दे रखी है, यानी कि पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3, यानी ये 8 है, वही आपका n कहलाएगा एक तरीके से। तो n का वैल्यू 8 है तो आंसर भी आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हो, है ना। तो इजी सी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट अपना ये वाली देखो, आपको आई जे दे रखा है और इनटू में क्या दे रखा है, ए जे के दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए आई के आएगा भाई, ए आई के आएगा। तो इसको आप कैसे करोगे बताओ, आपको पता है इसको जब आप ओपन करोगे आई की वैल्यू आप चेंज करो या जे की वैल्यू आप चेंज करो, किसकी वैल्यू चेंज करोगे बताओ, आई और जे की वैल्यू चेंज होनी है, जिसमें से आप जे की वैल्यू चेंज करोगे तो किस तरीके से आप इसको देखते हो भी, देख समझ रहे हो आप इसको। सिंपल सी चीज़ ये है अभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कुछ इस तरीके का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे जे है, ये ए जे के है, ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू कब आएगी, देखो मैंने जब जे की वैल्यू चेंज की, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, ये 2 लिखा मैंने, जे की वैल्यू 1 लिखी तो ये आपका आया, फिर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो आपका कुछ ये आया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों सेम आ गए, और जब ये दोनों सेम आ गए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये इनटू में है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2k आ गया। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, a2k आ जाएगा ना। इसी तरीके से आपका ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, ये आप समझो ध्यान से, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको एक बार और समझा देता हूँ, फिर आपको ये डिटेल में समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल सा कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज करते गए, जैसे मैं यहाँ पे पूरा इसको मैंने डिफाइन कर सका है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये है, तो मैंने जे की वैल्यू 1 रखी, फिर मैंने 2 रखी, तो इसको अपन चलते जाएंगे, कुछ ऐसी वैल्यू भी आएगी जो इस आई के इक्वल आ जाएगी ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 2 वाला, अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता तो 5 टाइम तक जाता, यानी 4 तक तो डिफरेंट होता, लेकिन जैसे ही 5 पे अपन जाते दोनों सेम हो जाते, सेम होती आपकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। इसी तरीके से ये आपका है, तो इसको आप समझ सकते हो। इस तरह का अपन जाएंगे, आई तक जाएंगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो ऊपर और नीचे दोनों को सेम बनाएगी, और सेम बनाएगी तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी तो आपके सारे के सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन एक वैल्यू एक ऐसी आएगी जो आपकी सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आई क्या बात आपको समझ में, चलो अच्छी बात है, समझ में आपको आ गई होगी। ये थर्ड देखो प्रॉपर्टी आई जे और जे के दे रखा है, तो इसका आंसर आई के आता है। तो ये सेम टू सेम इसमें चीज़ करेंगे अपन, जे की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो जे की वैल्यू तब तक चेंज करेंगे जब उसकी वैल्यू क्या आएगी, इस आई की इक्वल आ जाएगी, इस आई की वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी। तो ये जैसे अपन गए, मान लो यहाँ तक गए तो ये आई की वैल्यू फिक्स आ गई, और जब आप फिक्स आ जाएगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी,
और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनटू में। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई के आ जाएगा इस तरीके से, है ना, डेल आई के कर लोगे इस तरीके से आप, क्योंकि बाकी वैल्यू जीरो हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे एन दे रखा है, अब एन भी लिख सकते हो आप इसको। एन कैसे लिख सकते हो पता है आपको भी, जब मान लो आपका ये आंसर चलो आ गया, आई के आ गया, आई के तो आप समझ सकते हो, लेकिन जब के की वैल्यू इस आई की वैल्यू की इक्वल आ जाए तब आपका आंसर एन आ जाए, क्योंकि वो एन टाइम तक जाएगा फिर, है ना। तो इस तरीके से आपका ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी आप चौथी और पांचवी जो है यहाँ पे आप इन दोनों को कर सकते हो, ठीक है ना। तो एकदम ईजी सा पार्ट है। थोड़ा बहुत आपको क्रोनिकल डेल्टा के बारे में पता लग गया होगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। मेनली यही है यहाँ पे, जब आपके मान लो अपोजिट है आई और जे, तो आपका जीरो आंसर, अगर सेम है तो आंसर 1 है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा एज ए सब सिचुएशन ऑपरेटर दे रखा है भाई, ये भी अपना सेम टू सेम प्रोसेस ही है, बस यहाँ पे वो डिटेल में मैंने थोड़ा सा और लिख दिया, ठीक है ना। तो वही सेम टू सेम चीज़ अपन इसकी आंसर 1 के आ रहा है, आपको पता है स्टार्टिंग में ही अपन ने 1 ले लिया यहाँ पे, तो ये आंसर आपका ए के आ जाएगा। बाकी सारे अलग अलग हैं तो यहाँ पे आंसर बाकी का 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 लो तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला क्रोनिकल डेल्टा आई जे ए के जे आई है यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल क्रोनिकल डेल्टा, है ना, के जे लिख सकते हो, क्रोनिकल डेल्टा के जे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हो अभी। जैसे एग्जांपल आपका देखो जे पी बी आई एम दे रखा है, तो इसको जब आप क्रोनिकल डेल्टा के अंदर लिखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्रोनिकल डेल्टा आई जे और इनटू में ये पूरा का पूरा आ गया आपका, और इसको आप पहले इसके साथ करोगे और बी एम आई अलग कर देना आप। तो यहाँ से देखोगे तो ये दोनों, इसका आप फॉर्मूला आपको पता है भी, यहाँ से फॉर्मूला आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोनिकल डेल्टा के जे में, है ना। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, जब आपका ये दोनों सेम है तब आप क्रोनिकल डेल्टा के जे लिख रहे हो, और जब आपके ये दोनों सेम है तब आप क्या लिखोगे भाई, तब आप ए आई बड़ा लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब आपके ये दोनों सेम है तो आपका क्या आ जाएगा, ए आई पी आ जाएगा, ए आई पी, और ये बी एम आई आपका एच टी। समझ सकते हो अब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ें, अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई है मैंने आज आपको, इतना ज़्यादा नहीं है, अभी डीपली में कुछ बताया गया है, बस सिंपल सी चीज़ें अभी आपको ये समझनी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है टेंसर कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना बच्चे समझते नहीं, और बेसिक चीज़ें जब नहीं समझते हैं तो क्रोनिकल डेल्टा समझ में नहीं आता है ना। क्रोनिकल डेल्टा जो समझ में आ जाएगा तो आपको टेंसर भी समझ में आ जाएगा ना। क्रोनिकल डेल्टा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहला अब इसमें अपना टॉपिक जो आता है अपन पढ़ेंगे, टेंसर की डेफिनेशन तो अपन पढ़ ही लेते हैं, फिर अपना कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट अपन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, ये चीज़ें अपन कल के सेशन में देख लेंगे। वैसे कल के सेशन में अपन विद डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी। जैसे इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ये कंपोनेंट हो गया अपना, एक कंपोनेंट आई, इसको अपन लिख देंगे ए अल्फ़ा डी एक्स आई और डी एक्स अल्फ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कुछ और यूज़ कर लो, आप जे लेके चल लोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा आपका ए जे डी एक्स कॉम्पोनेंट आई डिवाइड बाई डी एक्स जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है अभी, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है, और अगर वही चीज़ आपके नीचे होती क्या होती, सबस्क्रिप्ट होती। तो देखो आपका जो कॉन्ट्रावेरिएंट होता है ना, वहाँ पे किसका यूज़ होता है, सुपरस्क्रिप्ट का, और जो कोवेरिएंट होता है यहाँ पे किसका यूज़ होता है, सबस्क्रिप्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो सबस्क्रिप्ट है ना, और ऊपर आपकी क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया था ना, सुपर और सबस्क्रिप्ट तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। सुपरस्क्रिप्ट अगर आपका ऊपर यूज़ हो रहा है, सबस्क्रिप्ट अगर नीचे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको माइंड में रख लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चीज़ देख लेनी है भी, जब आप कॉन्ट्रावेरिएंट का यूज़ कर रहे हो तो आपका सुपरस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, यानी कि आई आपका ऊपर आ रहा है, और जब आपका आई ऊपर आ रहा है तो ये जो कॉम्पोनेंट आपका है वो यहाँ पे ऊपर ही आएगा, एक्स के साथ में आएगा, ठीक है ना। और अदर है वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी रैंक होती है ना, वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से आपका होता है क्रोनिकल डेल्टा, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे होता है, ठीक है ना। आई जे, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पे है नहीं 0, दोनों को आप देखोगे तो कितना आया, 1 और 0। 1 0 क्या है, इसका टाइप है, टाइप क्या है, 1 0 टाइप का ही है। क्रोनिकल डेल्टा एक तरीके से किस टाइप का, 1 टाइप का, टेंसर 1 0 टाइप का है। तो 1 0 टाइप का 1 + 0 करोगे यानी 1 आ रहा है, तो इसकी रैंक है ना वो कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1 आ गई।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको दे दे 2 का, आई जे 2 साथ में दे दे, तो वो किस टाइप का हो जाएगा अभी, 2-0 टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो दोनों के दोनों ऊपर ही आएंगे, ठीक है ना। ऊपर क्यों आएंगे, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट का यूज होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट के अंदर, तो ये 2-0 टाइप का हो जाएगा और रैंक इसकी 2 हो जाएगी उस टाइम, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये डैश लगा दिया, तो आप इसको बार के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। कंपोनेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डैश लगा रखा, आप डैश यूज़ करो चाहे कंपोनेंट यानी कि ऊपर आप बार लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, अपनी तरफ से आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख के आपको दिखा दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे आपको ये चीज़ लिख दो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप अल्फ़ा बीटा लिख दो और यहाँ पे डेल एक्स आई आ जाएगा, डिवाइड में डी एक्स अल्फ़ा, डी एक्स जे और डी एक्स बीटा, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी लिख दोगे। ये आपका फर्स्ट काइंड होता है एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट काइंड, ठीक है। ये क्या होता है, सेकंड काइंड। इन चीज़ों को अपन देखेंगे और ज़्यादा डीपली में कल के सेशन में, ठीक है ना, एकदम फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कल के सेशन में। अब देखो कोवेरिएंट आपका आता है, कोवेरिएंट में क्या होता है अभी, आपका जो सबस्क्रिप्ट यूज होता है अभी नीचे यूज होता है, तो ए अल्फ़ा डी एक्स की पावर अल्फ़ा और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे ये देखो बार आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बार यूज़ कर रखा, बार लिख देना। जैसे यहाँ पे भी इस चीज़ को भी आप बार में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जिसको मैं लिख दूँ सेकंड काइंड को, तो आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका सबस्क्रिप्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अल्फ़ा बीटा अपन यूज़ करते हैं ना, वो डिफ्रेंशिएशन के साथ ऊपर ही आते हैं, डिफ्रेंशिएशन के साथ ऊपर ही आते हैं, ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के साथ ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिफ्रेंशिएशन के साथ ऊपर ही आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखोगे डिफ्रेंशिएशन के साथ ऊपर ही आ रही हैं। बट जो ए वाली चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी चेंजमेंट हो जाती है, बाकी सेम चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना, डी एक्स बार आई और डी एक्स, यहाँ पे बीटा लिखना था मुझे, ये बीटा लिख देना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स बार जे, ठीक है ना। तो ये रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 0-2 टाइप का, ऊपर तो 0 है नीचे 2 है, तो 0-2 टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो कोवेरिएंट आंसर को। फिर अपना आता है मिक्स्ड आंसर। क्या होता है अभी, देखो मिक्स्ड आंसर क्या होता है, मिक्स्ड आंसर यानी दोनों मिक्स हो गए, है ना, यानी कि आपका सुपरस्क्रिप्ट भी आ जाए और आपका सबस्क्रिप्ट भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, ए अल्फ़ा बीटा डी एक्स बार आई, डी एक्स अल्फ़ा आ जाएगा, फिर डी एक्स बीटा ऊपर आ जाएगा और डी एक्स बार जे आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मिक्स्ड आंसर आ जाएगा ना। तो आज का सेशन बस इतना ही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने कवर कर ली, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक नॉलेज जो है ना वो आपको यहाँ से मिल गई होगी इस सेशन से। तो सबसे पहले अपन ने देखा टेंसर क्या होता है, टेंसर अपन ने देख लिया भी। टेंसर एक तरीके से क्या होता है, एक आप बोल सकते हो एडवांस फीचर हो गया वेक्टर का, है ना। जैसे अपन न्यू फ़ोन लेके आते हैं तो उसके अंदर अलग अलग फीचर आ जाते हैं, न्यू जनरेशन आ जाती है आज के टाइम में, आप जानते होंगे न्यू जनरेशन के ऐसे फ़ोन नए जनरेशन के आने लगे ना, जैसे लैपटॉप आते हैं नई जनरेशन के, है ना, उसी तरीके से। तो वेक्टर का न्यू जनरेशन क्या था, टेंसर था। टेंसर अपडेट कर दिया गया, किसके लिए, उसके अंदर n डायमेंशनल टाइप स्पेस आने लग गए थे, इसलिए उसको टेंसर बोला गया था, है ना। तो आई होप आपको टेंसर के बारे में पता लग गया होगा भी। एक तरीके से सिंपल सी डेफिनेशन यही है भी, आप इसका जो स्केलर और वेक्टर होते हैं उसका एडवांस फीचर या एडवांस वर्जन आप बोल दो, एडवांस वर्जन है टेंसर, ठीक है ना, क्योंकि वो n डायमेंशनल के यूज़ किया जाता है ना। तो ये अपन ने देखा। फिर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये बेसिक नॉलेज है, सिग्मा वगैरह ये बेसिक है। आइंस्टाइन समेशन के बारे में आपको पता लग गया होगा भी, इसके अंदर आप समेशन ना लगाओ तो भी आपको अंडरस्टूड है, वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ये भी आपको पता लगा। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिकल डेल्टा पढ़ा, किस तरीके से आपका क्रोनिकल डेल्टा को समझ सकते हो, है ना। उसके बाद क्रोनिकल डेल्टा सब सिचुएशन ऑपरेटर, ठीक है ना, एक तरीके से ये आपके माइंड में है। और फिर अपन ने कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है और कोवेरिएंट आंसर क्या होता है और मिक्स्ड आंसर क्या होता है, ये चीज़ें अपन ने देख ली, ठीक है ना। तो दोस्तों आज है ना अपन ने देख लिया बेसिक चीज़ें, जितनी भी थी बेसिक चीज़ें, ये आपका टेंसर स्टार्ट हो गया एक तरीके से। ये सेशन आप देखोगे तो नेक्स्ट जितने ही सेशन लेके आऊँगा मैं आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आप सभी को मैं बता दूं भी, आपका जो MSc का कोर्स चल रहा है, कोर्स आपको मैथ्स बाय जयदीप वर्मा नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, है ना। तो उस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप अपना कोर्स चेक कर सकते हो, कोर्स बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी डन है।
2 तो ऑलरेडी आपके डन हैं, कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और ये थर्ड आपका एग्ज़ाम है टेंसर एनालिसिस, जो कि अभी चल रहा है, जो कि आज स्टार्ट कर दिया गया है। और डे बाय डे इसके ऊपर आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपका डाउट आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हो। और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से उसकी जानकारी ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।